आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। कभी कानून अवाम को तहफ्फुज देता है और कभी वही कानून सवालों के एक नए दरवाजे खोल देता है। पंजाब में एक ऐसा ही मुसविदा सामने आया है जिसने सियासत, कानून और शहरी आज़ादियों के बीच नई बहस छेड़ दी है। हुकूमत इसे जराइम के खिलाफ मजबूत कदम करार देती है तो नाक़दीन इसे इख्तियार की हदें बढ़ाने की कोशिशें कह रहे हैं। हैरत इस वक्त मजीद गहरी हो गई जब असेंबली के स्पीकर ने ही इस बिल से लाइलमी का इजहार किया। दूसरी जानिब महंगा ईंधन, बिजली की कीमत में मुमकिना इजाफा और निजाम की खामियों का बोझ भी अवाम के कंधों पर रखा जा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कानून कितना सख्त होगा, बल्कि ये भी है कि इसका रुख किस तरफ होगा और इसकी जद में कौन कौन आएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सियासत के ऐवान में आज हर दरवाजे के पीछे एक नई आवाज सुनाई दे रही है। कहीं इस्तीफों का मुतालिबा नजर आता है तो कहीं अदालतों के दर खटखटाए जा रहे हैं और कहीं इंतखाबी सफर नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ सदर के इस्तीफे की गूंज है तो दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट से सजा मौतली की उम्मीद बांध ली है। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मंजर भी बदल रहा है जबकि अपोजिशन के काफिले को रास्ते में रोक दिया गया है। यूं महसूस होता है कि सियासी मंजरनामा हर गुजरते दिन के साथ नई शक्ल इख्तियार कर रहा है, जहां हर फैसला आने वाले वक्त की समत मुतय्यन करने की कोशिशें कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में रोज लतीफे होते हैं और आज का लतीफा तो यह है कि मोबाइल ब्लॉक, जायदाद ब्लॉक, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक, हुक्का पानी ब्लॉक, पासपोर्ट ब्लॉक, शनाख्त ब्लॉक, यानी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल पंजाब असेंबली में पेश होकर स्टैंडिंग कमेटी में भी चला गया और वहां से मंजूर भी हो गया, लेकिन असेंबली के कस्टोडियन को कानो कान खबर नहीं हुई। ओपोजिशन ने जब स्पीकर को तवज्जो दिलाई तो स्पीकर साहब हक्का बक्का अपने स्टाफ को बुलाकर हैरानी में डूबे हुए पूछ रहे थे, ओए ये क्या हो गया, मतलब इसके बारे में मुझे नहीं पता है। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारा साथ देंगे, जिनमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक सुमैर साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद रियाज बलोच साहब, डॉक्टर इमरान साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुमैर साहब, ये क्या हो गया है? पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर बिल 2026 स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर तो हो गया, लेकिन स्पीकर जो है वो बेखबर है, क्या कहेंगे इस पे? शुक्रिया आकाशा। आजकल वैसे आपको पता है गर्मी भी बहुत है और लाहौर में वैसे भी गर्मी पड़ती है और सियासी माहौल लाहौर का गर्म है। पहले हम समझते थे अपोजिशन के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान मामलात ख़राब हैं, लेकिन अब स्पीकर साहब और वज़रा के दरमियान कुछ कशीदगी पाई जाती है। रिमार्क्स आते हैं, ऐसे आते हैं कि जो समझ से बालातर भी होते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता स्पीकर साहब की, मैं बाकी उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और मेरे साथ बड़ा अच्छा रिलेशन भी है उनका, उनके ख़ानदान के साथ मेरे राब्ते भी हैं, उनके साथ भी हैं। ये नहीं मान सकता कि जी स्पीकर के नॉलेज में ना हो कि जी बिल आया, और बिल जब किसी भी मिनिस्ट्री से आता है तो सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा होता है, लेजिस्लेशन में जमा होता है, फिर स्पीकर के नॉलेज में ला के फिर हाउस में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे? जी उनको पता है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जिस दिन ये बिल आया उस दिन स्पीकर साहब चेयर नहीं कर रहे थे। उस वक्त पैनल ऑफ चेयरमैन से रांझा साहब हैं, कोई खालिद रांझा नाम है, वो पैनल ऑफ चेयरमैन से MPA थे, वो चेयर कर रहे थे। वो आया, वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ और अफसोसनाक अमर यह है कि स्टैंडिंग कमेटियों से PTI ने बाइकाट किया हुआ है। तो वो एक फ्री हैंड दिया हुआ है हुकूमत को, जो मर्जी कर लें। इस बिल का मैंने सरसरी सा जायज़ा लिया है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। सर, कौन सी आपके नज़दीक अच्छी चीज़ें? एक ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से है, ख़वातीन के साथ जो बाज़ारों में सलूक किया जाता है उस हवाले से है, और एक है कि जी जो आदि मुजरम मंशियात फ़रोश होते हैं उनको उनके लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने की बात हो रही है, अमेरिका में भी होती है, बाकी यूरोप में भी होता है, कानून है। मुझे एक इस बात पे एतराज़ है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर को तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं और एक असिस्टेंट कमिश्नर को, और उनके साथ बैठेंगे रिटायर्ड जज। भाई रिटायर्ड जज की क्या हैसियत है यार? सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो जाए उसको कोई नहीं पूछता, तो सेशन जज अगर कोई रिटायर होगा या सिविल जज होगा तो ये इख्तियार होना चाहिए, इस कमेटी का हेड होना चाहिए सेशन जज को, ये किसी रिटायर्ड जज को नहीं होना चाहिए। और पुलिस अफसर को आप इख्तियार दे रहे हैं और DC को और AC को इख्तियार दे रहे हैं कि वो तयन करेंगे कि अहमद रियाज बलोच साहब का बिहेवियर अच्छा है या अली इमरान का अच्छा है या मेरा अच्छा नहीं है। ये इख्तियार नहीं है। इंटेलिजेंस कमेटी भी एक डिस्ट्रिक्ट की होती है, उसको इख्तियार दे रहे हैं। फिर साथ ये है इख्तियार के जायदाद ज़ब्त कर लें। भाई
जायदाद पहले यहाँ शिजा फातिमा एक बिल लेकर आई थी, वापस लेना पड़ा ना। उसमें आपने कहा कि जी टावर लगाना है, मोबाइल कंपनी ने जिस जहाँ उसको जगह पसंद आ गई नहीं लगाने देंगे, 5 करोड़ जुर्माना होगा। मैंने डट के हुकूमत के खिलाफ बात की और मैंने जो जिस जगह बात करनी थी वो की, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और ये बिल वो वापस हुआ। यहाँ पे ये चीज़ें इनको फिर एक और इसमें वारदात की जा रही है, बड़ी बारीक वारदात है ये। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, और ये जो DPOs हैं और IG है, होम डिपार्टमेंट जो पंजाब का है, वो बड़ी वारदात कर रहे हैं। मसलन सोशल मीडिया पे मैंने किसी डिप्टी कमिश्नर की करप्शन को बेनकाब किया है, किसी DPO SP की करप्शन को बेनकाब किया है, या किसी वो कहेंगे जी ये एंटी सोशल एलिमेंट्स में आ गया जी। उस पर NCCI का इख्तियार जो है, जो FIA का एक बहुत बड़ा इदारा बनाया गया है फेडरल गवर्नमेंट का, उसका इख्तियार एक सूबे के एक डिस्ट्रिक्ट को दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये डबल इख्तियारात नहीं होने चाहिए। NCCI के पास पहले ही कानून फेडरल मौजूद है, सूबों में सूबे भी वहीं जाके शिकायत करते हैं, तो ये इख्तियार इसमें से ख़त्म करें। ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। स्पीकर साहब बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े ख़ानदानी हैं, और उनकी पॉलिटिक्स से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, 1-2 मरतबा बड़ी बहस मुबासब हुआ था, लेकिन मुश्किल तरीन घड़ी में उन्होंने पार्टी का साथ दिया। मुझे वो बातें आज याद हैं जो जनरल बाजवा के साथ इनका तलक था। वो इन्हें बेटा कह के मुखातिब करते थे। जो रास्ता खोला था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का और नून लीग की क़यादत के दरमियान, उसमें मलिक अहमद ख़ान साहब का बड़ा अहम किरदार था। उस किरदार को कुछ ऐसे लोग आज हैं जो अनइलेक्टेड हैं, जो स्पेशल सीटों पे आए हुए हैं, वो जाके कानों में कोई CM के कानों में कोई बात करते हैं, CM के कानों में बात करते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरीके से ना करें। जो चेयर पे बैठा होता है स्पीकर, उसका रोल होता है गैर जानबदार। वो पार्टी से हट के सोचता है, उसने अपोजिशन को भी लेके चलना है, गवर्नमेंट को भी लेके चलना होता है। तो लिहाजा अगर वो कुछ सख्त रिमार्क्स भी देता है तो उसको पर्सनल ना लें, ये वज़रा अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें। चलें जी। तो तारिक सुमेर साहब, आपने तो इस तरीके से इस बिल को डिफेंड किया है। सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत गलत जो है वो होने जा रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे सब ओके की रिपोर्ट है। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। अहमद राज बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, एक ऐसा बिल जिससे जो स्पीकर है वो बेखबर हैं, वो भी कह रहे हैं इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। उसके साथ साथ एक ऐसा बिल जिसमें सीधा सीधा ऐसा है कि आपके बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएंगे, सफरी पाबंदियां हैं, सोशल मीडिया बंदिश है, अफसरान खुद अपनी अदालत लगाएंगे, और ये जो सजाएं हैं ये 4-4 साल तक आपको सजाएं जो है वो भुगतना पड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सब ओके की रिपोर्ट है। क्या कहेंगे इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे दिया। और दूसरी बात ये कि इसमें सब ओके की रिपोर्ट नहीं है, और गुजारिश ये है कि एक गोरे के दौर का एक कानून चला आ रहा है जिसे MPO 3 के तहत हम देखते हैं। और इस कानून में हमने देखा कि बदकिस्मती के साथ जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, अपने बरसर इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल होता है वो करना होता है, तो वो इस एक कानून की आड़ में किया जाता है। और मेरी इस हवाले से जो तकरीबन कुछ 4-1 साल पहले जब इमरान खान साहब के भांजे हसन खान न्याजी, बैरिस्टर हसन खान न्याजी से जब वो एहतजाज कर रहे थे GPO चौक में, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे ये सवाल ऑन कैमरा किया कि जनाब आपने अपने दौर में ये MPO के निज़ाम को क्यों ठीक नहीं किया। अब आते हैं ये हैप्चुअल बिल के मुताबिक। अब हैप्चुअल बिल जो है उस पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने इजहार लाइल्मी किया है, और इसमें दो राय नहीं है कि स्पीकर पंजाब असम्बली हमेशा से जो अपोजिशन साइड है और जो हुकूमती टेरिटरी बेंचेस हैं, उन दोनों को बराबर का वक्त देते हैं और बड़े ही बैलेंस एक ऐवान को लेकर चलने की आती हैं। अब मसला कहाँ पे हुआ, और मैं आपको ये थोड़ी सी हैरत अंगेज चीज बताता चलूं कि ये बिल जून में नहीं आया, ये बिल मई में आया था। उसके बाद जो है 8 जून को इस बिल को ऐवान में पेश किया गया, और उसके बाद जब इसे कायमा कमेटी के सपुर्द किया गया तो गुज़िश्ता 1-2 रोज कबल राना आफताब जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इस पे बात की, और उन्होंने बताया कि ये बिल जो है वो इंतहाई खतरनाक बिल है। आप किसी भी तरीके से, जैसे तारिक सुमेर साहब बात कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से
जो है वो डीसीज को, एसीज को, आरपीओज को, डीपीओज को इख्तियारात नहीं दे सकते। देखिए, जमहूरियत का हुस्न क्या होता है? जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि आपने जो भी कुछ करना होता है वो आप रूल ऑफ लॉ के तहत चलाते हैं। आपने डिक्टेशन नहीं देनी होती, ना ही डिक्टेशन को एक्सेप्ट करना होता है। बदकिस्मती के साथ पहले हमने देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट बिल था उसमें भी निजाम को जो है डीसीज के मातहत करने की एक कोशिश की गई, जिसे बिल्कुल हमने बतौर सहाफ़ी और जो भी इस पर आवाज उठाना चाहता था उसने भरपूर आवाज उठाई और इस पर भी आवाज उठाएंगे। और जहां तक मामला इसकी लाइल्मी का है, तारिक सुमैर साहब ये बात कर रहे थे कि जनाब ये नहीं हो सकता कि बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है उनको इस बिल का इल्म ना हो। मैं इस बात पर बड़ी ही बरमला ये बात करता हूँ कि अगर उन्हें इल्म होता तो वो एक सेकंड ना लगाते, वो ये कहते कि मेरे इल्म में है, लेकिन इसमें ये मामला जो है बेइज्जती के हैं और ये मामला जो है वो फिर तो अहमद भाई अब जो राना आफ्ताब एक बात, फिर तो इन्हें चाहिए कि अपने जो सेक्रेटरी हैं और लेजिस्लेशन ब्रांच के जो इंचार्ज हैं उन्हें ओहदे से हटा दें स्पीकर साहब। अगर उन्होंने इन्हें लाइलम रखा और स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ तो फिर उनको कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, सेक्रेटरी के खिलाफ। गुजारिश ये है कि आप मेरे बहुत ही सीनियर हैं और आप एक एक चीज को मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। अब गुजारिश ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर एक कौमी असम्बली का स्पीकर सरदार एयाज सादिक के पास कितनी जो है वो रिक्विजिशंस और कितनी कुछ कंटेंट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आता है, अब वो मुमकिन नहीं हो सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एक मिनट की कार्रवाई से वाकिफ हों। आप मुझे बताएं, मैं गुज़िश्ता रोज की अगर बात करूं, गुज़िश्ता रोज एक जो पंजाब असम्बली का पार्लिमान है वो एक दींगा मुश्ती का एक मरकज बना। उसमें हुआ क्या कि अवैस विग जो कि उमर विग साहब के साबिक एसएसपी के साहबजादे हैं उनके दरमियान और एक हुकूमती रुकन एहसन ज़िया के दरमियान बातचीत होती है, तर्ज जुमलों का तबादला होता है, दोनों ही गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान जो कि अपनी फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे थे, वो वापस मुड़ते हैं, आते हैं, मामला को सेटल डाउन करते हैं और उस पे जो कॉम्प्लीमेंट अपोजिशन के जानिब से दिया गया वो भी बड़ा ही मतलब माइनी हेज भी था और का हेज भी था। लेकिन गुजारिश ये है कि ये मुमकिन नहीं होता कि आप एक एक चीज को जो है वो साथ लेके चले। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। लीगी रुकन हैं खालिद महमूद रांझा साहब, वो ये कह रहे हैं कि बिल चीफ मिनिस्टर की मंजूरी से आया है और उसकी काबीना से मंजूरी भी ली गई और वज़ीर आला काबीना को हेड करती हैं। मतलब हर चीज़ को बहुत ही आसान बना दिया गया हुकूमत की तरफ से। और अगर कहा जाए कि पंजाब के अवाम जो हैं उन पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब फेंकने की तैयारी जो है वो कर ली गई है, अवाम को फैसिलिटेट करने से यहाँ तक, मतलब बॉम्ब फेंकने तक का सफर, क्या समझते हैं आप, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं 1-2 मिनट में कुछ चीजें बयान करना चाहूंगा। जी सर। देखिए आकाशा, सबसे पहले तो हमने इस बिल को एंटी सोशल बिहेवियर जो बिल है, हमने देखना है कि ये बिल काम कैसे करेगा और ये बिल किस तरह इंतजामिया को अदलिया के ऊपर हावी किया जा रहा है। क्या ऐसे हो सकता है आकाशा के एक डीपीओ और डीसी खुद ही किसी शख्स को मुल्ज़म करार दें और फिर उसको मुजरिम बनाकर उसको 3 महीने की सजा दें और उसके बाद उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर लिए जाए, उसकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हैं वो जब्त कर ली जाए, उसके पाँव में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाए, कड़ा या ऐसा रिंग डाल दिया जाए कि उसकी तमाम जो भी मूवमेंट है उसको आप मॉनिटर करें। यानी 4 सिविलियन बैठेंगे और वो बगैर किसी अदालती कार्रवाई के एक शख्स को मुल्ज़म करार देंगे और फिर उसको मुजरिम बनाकर उसको कहेंगे कि जी ये एंटी सोशल, इसका जो बिहेवियर है बड़ा एंटी सोशल है, ये गलत ट्वीट्स करता है, ये हुकूमत पर तनकीद करता है। फिर मैं, आप, तारिक सुमैर, बलोच साहब, जो भी लोग टीवी पर बैठकर बात करते हैं, कल ये बिल हम पर भी लागू होगा और बगैर किसी अदालती कार्रवाई के इंतजामिया के 4 लोग अदालती कार्रवाई को बाईपास करते हुए, यानी 4 लोग मतलब जो बिल्कुल लेमैन होंगे, किसी भी किस्म की कोई अदालती प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी और एक शख्स को मुल्ज़म बना के मुजरिम बना देंगे।
जो कि सरासर नफी है इस अदालती निज़ाम की, और जो निज़ाम हमारे आइन में दिया गया है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। अब इसका शिकार कौन होंगे? मैं, आप, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स, और ये लोग इसका जो है वो शिकार होंगे, और फिर आप देखेंगे कि माशरे में कैसा बिगाड़ पैदा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि नौ आबादियाती हिंदुस्तान था जो, उसमें भी जब ट्राइबल एक्ट बना था और उसमें इख्तियारात एक डीसी को दिए गए थे कि ये सजा दे सकता है, तो ब्रिटिश राज, जो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत इस हिंदुस्तान पर राज कर रही थी, तो उसने भी इस कानून को ये कहकर उसकी नफी की थी कि एक शख्स को कैसे जो है वो जज, ज्यूरी और बनाकर हम किसी को सजा दे दे। तो उन्होंने भी इस कानून को, हालांकि उस वक्त वो इस खित्ते पर हुक्मरानी कर रहे थे। अब देखिए, आपका जो सवाल है कि आखिर ये जो बिल लाया गया ये किसकी मां पे लाया गया। खालिद रांझा साहब ने कल टीवी के एक प्रोग्राम में बैठकर कैटेगोरिकली ये कह दिया कि ये बिल कतन उनकी कोई सोच नहीं है, ना वो बिल ये लेकर आए हैं, बल्कि ये खालिस्तन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और उनकी काबीना है, ये वो बिल लेकर आए हैं और उनकी मंशा के मुताबिक ये बिल आया। मैं बलोच साहब की इस बात से आप इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूंगा कि जो स्पीकर असेंबली है मलिक अहमद खान साहब, उनको इसका इल्म नहीं था। देखिए, स्पीकर ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जहां से गुजरे बगैर ये बिल असेंबली के फ्लोर पर नहीं पहुंच सकता। अगर उनको इत्तला नहीं दी गई, अगर वो इतने बेखबर थे असेंबली की कार्रवाई से कि ऐसा बिल आ रहा है जो एक आम आदमी की जो आज़ादी है उसको कर्टेल कर देगा, वो एक आम जो माशरे में इस कदर बिगाड़ का सबब बन सकता है, तो वो शायद उन्होंने इससे आंखें चुरा ली होंगी। अब इस वक्त जो लड़ाई जारी है ऐवान के अंदर, वो पीटीआई की या हुकूमती बेंचों की नहीं है। इस वक्त जो बड़ी लड़ाई है वो चीफ मिनिस्टर और आपके जो स्पीकर साहब है उनकी है। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं आकाशा, ये बात समझने के लिए कि जो आज की आपको छोटी लड़ाई नजर आ रही है, ये बेसिकली काफी टाइम से, साल डेढ़ साल से चीफ मिनिस्टर और स्पीकर साहब के दरमियान जो है वो जारी है। हुआ कुछ इस तरह था, जब ये चीफ मिनिस्टर बनाने लगे थे मरियम नवाज साहिबा को, तो आपको याद होगा कि सबसे पहला जो नाम आया था चीफ मिनिस्टर के लिए वो मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का आया था कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि जहां पर मरियम नवाज साहिबा के राब्ते हैं वहां पर बहुत तगड़े राब्ते मलिक अहमद खान साहब के भी है। और तारिक समार साहब ने जैसे कहा कि जनरल बाजवा इनको अपना बेटा जनरल बाजवा साहब इनको अपना बेटा क्या बुलाते थे, तो उस दिन से मरियम नवाज साहिबा के बाद दिमाग में ये बात घूम रही थी कि आखिर अगर मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है तो मलिक मोहम्मद खान साहब जो स्पीकर असेंबली है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त स्पीकर साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो असेंबली के अंदर एक नई रवायत डाल दी है कि वो कुर्सी रखकर बैठ जाती हैं और बारी बारी तमाम एमपीएस आते हैं और झुक कर उनसे बात करते हैं जैसे वो तख्त नशीन है और बाकी उनकी रियाया है, और वो खड़े होकर अपने बात बताते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई अमल नहीं होता। यानी अगर उनके डीसी, डीपीओ या उनके हल्का में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के साथ उनके मामलात है तो मरियम साहिबा हल नहीं करती। अब वो करते क्या है कि वो स्पीकर साहब के पास जाते हैं, स्पीकर साहब अपने इख्तियारात के तहत डीसी को, डीपीओ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस मेरे जो हल्का के एमपी हैं इनके जो मामलात हैं उनको देखा जाए, इनके मसाइल हल किए जाएं। अब आपको मैं ये बता दूं, देखिए हुकूमत और स्पीकर दो बड़े मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं, स्पीकर जो होता है वो, लेकिन स्पीकर के पास जो इंतजामी इख्तियारात आए हैं ये कब आए हैं? उस्मान बुज़दार की हुकूमत में जब स्पीकर थे चौधरी परवेज इलाही साहब, तो उन्होंने कैबिनेट से और ऐवान से वाया बठिंडा चंद ऐसे इख्तियारात अपने पास रख लिए थे या पास करवा लिए थे जिसके तहत वो इंतजामिया की निगरानी कर सके और किसी भी इंतजामी अफसर को बुलाकर उसकी डांट टपट करके उसको अपने ओहदे से हटा सकते थे। स्पीकर साहब को ये पता है कि ये इख्तियारात उनके पास हैं, उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पंजाब के डीपीओ, डीसी और जहां जहां पर इंतजामी अफसरान हैं उनको बुलाते हैं या उनको कॉल करते हैं, तो इससे पहले कि वो उनको बुलाएं वो उनका काम कर देते हैं। अब ये बात जो मरियम नवाज साहबा हैं उनको पसंद नहीं है और यही चपकलिश का सबसे बड़ा जरिया है। और अब ये जो बिल आया है, इस बिल के क्योंकि वो मेरी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक बहुत बड़ा कानूनी बैकग्राउंड है, वो बाहर के पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको पता है कि ये जो बिल है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और आफ्टर अ वाइल जब ये बिल ले आएंगे और ये बिल जब एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद इसके आम आदमी पर क्या असरात होंगे, इस सारी चीजों को जानते हुए एक कानूनदान होने के
नाते वो अब इस बिल की मुखालफत भी करते दिखाई दे रहे हैं, और उनकी वजह से जो ईवान है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। चलें। एक तरफ जी। हुकूमती सर, बेंचेस और मैं दूसरी अलग तरफ से इस पे भी आपसे सवाल करूंगी, अलग से भी होगा। वैसे सगीर चौधरी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले ऐसा होता है कि एक विफाकी वजीर हैं, वो कोई बिल पेश करती हैं, मंजूर भी करवा लेती हैं, कौमी असम्बली से वो बिल मंजूर भी हो जाता है, फिर अवाम जो है, जब अवाम का एक दबाव, अवामी दबाव जो है वो सामने आता है, तो फिर वो बिल जो है फिर बताया जाता है इस बिल में तरमीम जो है वो की जाएगी, मतलब मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी से एक बिल जो है वो मंजूर होता है और स्पीकर जो है वो उस चीज से बाखबर हैं। मतलब आप तो निकले थे अवाम को फैसिलिटेट करने, आप तो निकले थे अवाम के फलाह बहबूद के लिए, आप तो निकले थे पंजाब के जो अवाम है उनको हर तरफ मतलब बहुत ही अच्छा तरीकाकार जो है वो करने के लिए कि पंजाब को तमाम सूबों से अफजल आप लोग समझते थे। तो आज आप पंजाब के अवाम के साथ ये क्या करने जा रहे हैं? क्या कहेंगे सगीर चौधरी साहब इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखिए आकाशा, आप थोड़ा माजी में जाएं और हिस्ट्री देखें अगर, तो जब बरसगीर में अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तो इस तरह के कानून या एक्ट या बिल नजरिया जरूरत के तहत इसलिए लाए जाते थे कि उस वक्त उनके खिलाफ जो है वो तहरीक आज़ादी की एक शुरू हो चुकी थी मुहिम, और इसके अलावा जो अंग्रेज थे उनको यहाँ से निकालने के हवाले से बहुत ज्यादा सरगर्मियां शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई किस्म के कानून लाए जाएं कि जिससे इस जो तहरीक है इसको कुचला जाए। तो उसके लिए सख्त से सख्त इंसानी हकूक की पामाली की गई, और ऐसे जो है वो अंग्रेज ने इकदाम किए कि जो अभी भी जो है वो एक अच्छे अल्फाज से उनको याद नहीं किया जाता। तो वही चीज अब रिपीट हो रही है। देखें, अब पहले जो है वो एक वारदात हुई, हमने देखा, सबने देखा कि कौमी असम्बली से चुपके से एक बिल पास हो गया, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। और हालांकि जब बिल पास होता है तो उस पर बहस होती है, वो बाकायदा तौर पर उस कमेटियों में भी जाता है और उस पर उसका ड्राफ्ट मुरतब होता है। वो ऐसे तो नहीं होता कि आप कोई एक खत किसी को दें कि ये पकड़ा दें तो वो किसी दूसरे के घर में जाके खत एक पकड़ा दे। ये बाकायदा कानून साजी हो रही होती है। तो देखिए, कौमी असम्बली वाला मामला भी जब हाईलाइट हुआ, वो किसी मेहरबान सेनेटर की नजर पड़ी तो उन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया कि जी देखें, ये तो मतलब जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये तो गलत बिल इस्तेमाल किया है, इससे तो लोगों को जो है वो बहुत नुकसान हो जाएगा, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसमें मुदाखलत के मुताबिक है ये। तो उसके बाद फिर जो है वो इसको रिवर्स किया गया और कहा गया कि नहीं, इसमें तरमीम की जाए और इसके बाद दोबारा इसको पेश किया जाए। अब ये असम्बली में, पंजाब असम्बली में जो बिल पेश किया जा रहा है, तो अब मुझे बताएं कि इस बिल के लाने की जरूरत क्या थी? पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर बिल जो है, इसको लाने की जरूरत पेश क्यों आई? सवाल ये है, नुक्ता असल में ये है बुनियादी के आखिर इसकी जरूरत पेश पंजाब को क्यों आ गई? क्या पंजाब पूरा क्रिमिनल है? क्या पंजाब में जितने भी लोग हैं वो सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? क्या जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए जो इतनी लाखों की तादाद में वहां पर पुलिस है और पुलिस के दफातर बने हुए हैं और एक डीसीओस की और डीपीओस की एक फौज है, क्या उनको कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई ऐसे इकदाम नहीं है कि ऐसे बिल लाने की जरूरत पड़ गई? बेसिकली ऐसे बिल जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह का हथकंडे जो है वो माजी में भी हुकूमतें इस्तेमाल करती रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, और अब भी जो है वो इसका मकसद जो सामने नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है कि इसको सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका मतलब पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात जो है वो बढ़ने जा रही हैं। जी, मुश्किलात देखें, मुझे बताएं कि क्या पूरा पंजाब क्रिमिनल तो नहीं है? लोग सिविलाइज्ड हैं, वहाँ पे सब लोग जो है वो काश्तकारी करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूर पेशा लोग हैं। वहाँ पे जो क्रिमिनल है वो तो क्रिमिनल, उसका रिकॉर्ड मुरतब किया गया है और वो तो सरकार के रिकॉर्ड में, बाकायदा पुलिस के रिकॉर्ड में क्रिमिनल मौजूद है। लेकिन जो इस किस्म का है ही नहीं, तो क्या आप पूरे पंजाब में ये लागू करने जा रहे हैं? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई है कि पंजाब में एक्सपीरियंस जो है वो हैबिचुअल लोगों की है, क्रिमिनल लोगों की है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। सिविल और सिविलाइज्ड माशरों में तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा, और खुसूसी तौर पर जमहूरी हुकूमत होती है वो तो लोगों के हकूक की बात करती है, इंसानी हकूक की बात करती है। अब सीडीडी देख लें कि सीडीडी में जो एक वाकया हुआ वो ऑस्ट्रेलिया जो को एक जो नेशनल बच्ची है 9 साल, उसका जिस तरीके से ब्रूटली कत्ल हुआ
और उसके बाद फिर उसको आगे जो डिस्ट्रिक्ट तफ्तीश में जो आप देखें कि वो कितनी गैर मेरी किस्म की तफ्तीश हुई है, जिसका नोटिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी लिया कि वो तफ्तीश से मुतमिन नहीं है। तो अब आगे आप खुद से अंदाजा लगा लें कि इसमें हमारे इदारे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, हमारे इदारे को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखें इस बिल के बाद तो जो DPO हैं, DCOs हैं, उनको और बार इख्तियार बना दिया जाएगा, चाबियां उनके हाथ में दे दी जाएंगी, जिसको मर्जी वो ये क्रिमिनल डिक्लेयर करा के और तो वो जो है वो उसको कुछ भी कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट कर सकते हैं। जाती रंजिश की बिना पे भी आप किसी को तो जी बेसिक तो ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और असेंबली के पंजाब असेंबली के स्पीकर की लाइलमी जो है ये तो एक बहुत शुगल मिलने वाली बात है, बच्चों वाली बात है। ये कैसे मुमकिन है कि एक बिल जो है वो आपका वो जो छोटी असेंबलियां सॉरी जो कमेटियां उससे पहले डिबेट होती है तो उसके बाद आता है और वो लाइलम है, समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही कहा आपने सर, सही कहा, आपका पॉइंट आ चुका है। सो ऐसा है कि चुप रहना है, चुप रहना है और बिल्कुल चुप रहकर हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो फिर आपके अकाउंट जो हैं वो 3 महीने के लिए फ्रीज भी हो सकते हैं, आप पे सफरी पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं, सोशल मीडिया बंदिश का भी आपको सामना किया जा सकता है। और ये सब कुछ होगा अगर ये बिल जो है ये पास हो जाता है और तमाम तर चीज़ें जो हैं इस तरह की हो जाती हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो इसी तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। PTI के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आने वाले वक्त में जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ज़रूरत क्या थी इस बिल की, इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़ाती रंजिश की बिना पर भी आपके साथ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, सो चुप रहिए और चुप रहकर हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। तारिक ज़ुमैर साहब सबने बात की और जिस तरीके से सगीर चौधरी साहब ने एक सवाल रखा कि इसकी ज़रूरत क्या थी, इस बिल की ज़रूरत क्या थी, जो पंजाब गवर्नमेंट को लगा और हमारी जो CM साहिबा हैं उनको लगा कि ये बिल जो है अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? शुक्रिया काशा। बिल में आते रहते हैं, कवानीन में अमेंडमेंट होती रहती है। अंग्रेज़ दौर के कानून में अगर वो बेहतरी लाना चाहते हैं तो कोई अर्ज नहीं है। सर क्या बेहतरी जैसे है उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे मैंने एतराज़ किया, अब पैनलिस्ट से आप पूछ लें कि मैंने कहा है कि ये रिटायर्ड जजों को नौकरी देने का एक मंसूबा मुझे लग रहा है। फिर इसमें सिविल सोसाइटी को बिल्कुल गायब कर दिया गया। भाई आप इसमें सिविल सोसाइटी को भी तो शामिल करें ना। आप सारे सरकार को शामिल कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के मसलन अली इमरान साहब जैसे वकील हैं, वो उस इलाके के किसी डिस्ट्रिक्ट के हों, बार का प्रेसिडेंट आप उसमें डाल लें, कोई आप और इलेक्टेड लोगों को देख लें, उनकी कोई छुट्टी नुमाइंदगी कोई नहीं। सिर्फ आप DPO को शामिल कर लें, AC को शामिल कर लें, DC को, और एक रिटायर्ड जज को नौकरी दे दें। रिटायर्ड जज ही क्यों, आप सर्विंग जज क्यों नहीं, उसकी सरबराही में अगर कोई नीयत आपकी दुरुस्त है, वाकई आपने क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ काम करना है, तो आपको किसी ने रोका हुआ है? किसी इससे पहले जो कानून मौजूद है ना, पुलिस के पास इख्तियारात हैं, वसी इख्तियारात हैं, आप उन पे अमल करें, सबूत हैं लेके जाएं, अदालतों से सज़ा दिलवाएं। मंशियात फरोशों की सरपरस्ती कौन करता है? ज़्यादातर पुलिस के एहलकार करते हैं, और इसके सबूत हज़ारों दफ़ा मैदान आ चुके हुए हैं। कुछ सियासी लोग भी करते हैं, कुछ गैर सियासी लोग भी करते हैं। तो इस कानून को अच्छी नीयत से, यहाँ पर अली इमरान साहब ने एक पॉइंट उठाया कि स्पीकर साहब को जो पंजाब असम्बली के हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने की पेशकश की गई थी। पेशकश इसको ये इस दौर में नहीं की गई थी, इस इलेक्शन के बाद की। ये पुरानी बात है, जब हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फटा चल रहा था, तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी कि जी जब साईं उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस एक नमूना ढूंढ कर लाए थे, उसकी जगह आप मलिक अहमद ख़ान को बना दें। तो नून लीग की क़यादत ने उस वक्त हमजा शहबाज को बना दिया। हमजा शहबाज को बनाने का ये सिला हुआ कि 20 जो MPs ने वोट दिया था, एक अता बंदयाल ने दोबारा आइन लिखा, यानी वोट भी काउंट नहीं, सीटें भी खाली। ये कानून दोबारा उन्होंने लिखा, जो कानून में गुंजाइश नहीं थी वो भी उन्होंने फैसले किए। तो वो उन 20 नशिस्तों पे पोलिंग हुई, और उस पोलिंग के जो नताइज आए, फिर परवेज़ इलाही को फ़ायदा पहुँचाना था, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हर बात उस वक्त
उनकी मानते थे, बाद में नहीं मानी, वो असम्बली तोड़ दी उन्होंने, वादा किया था मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो वो ये सारा मलिक अहमद खान साहब की और नून लीग की मरकजी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये मैं वाजे कर दूं। इख्तलाफ उनका सीएम से भी हो सकता है, मरकजी क़यादत से बात मुराद है मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब। सीएम से हो सकता है थोड़ा बहुत हो, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ अनइलेक्टेड जो वज़रा हैं वहाँ और कुछ एक दो इलेक्टेड वज़ीर हैं, उनके बिहेवियर, मैं उनका तकब्बर वहाँ देखता हूँ असम्बली के अंदर, गुफ्तगू का जो स्टाइल होता है स्पीकर के साथ, वो सबको पता है। अहमद रियाज साहब वहाँ कवर करते हैं, उनसे पूछें, मैं नाम लूँगा तो फिर आप कहेंगे कि नाम, मैं वो सबको पता है। उनको अपना मुतकब्बराना रवैया बदलना होगा इन वज़ीरों को, ये वाला स्टाइल मत अपनाएं कि जी इस तरीके से आप निज़ाम को चला लेंगे। स्पीकर का एहतराम करना सब पे फ़र्ज़ है। स्पीकर ने पहले एक मरतबा यहाँ एक्शन लेके जो PTI के MPs ने कुछ धींगा मुश्ती की थी, लड़ाई की थी, उन्हें सस्पेंड भी किया था, तो उस पर तो बड़ी अप्रिसिएशन की थी हुकूमती पार्टी ने। तो आप न करें, यहाँ इस्लामाबाद में जो बात है इकबाल अफरीदी के हवाले से बात आई, तो यहाँ स्पीकर ने एक्शन लिया, फिर एक्शन के बाद अब उसकी पार्टी ने खुद एक्शन ले लिया उसके ख़िलाफ़, वो एक अलग बहस है। या जहाँ तक ये कानून के जी स्पीकर को इल्म नहीं होता, हर फाइल जो लेजिस्लेशन वाली होती है स्पीकर ऑफिस अप्रूवल के लिए आती है, स्पीकर को बाकायदा बताया जाता है, स्पीकर उस फाइल पे साइन करता है, तो फिर वो प्रोसीडिंग के लिए आगे जाती है, लेजिस्लेशन ब्रांच वापस जाती है, सेक्रेटरी असम्बली जो भी होता है सूबे का हो या वफाक का हो, वो लेजिस्लेशन के मुतल्लिक़ा तमाम चीज़ें स्पीकर के पास लेके जाते हैं, ब्रीफ करते हैं, फिर स्पीकर से अप्रूवल लेके सारी प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो इसमें ये कहना कि जी स्पीकर साहब, वो स्पीकर साहब इस वक्त टेंशन चल रही है, तो उसमें फिर होती है ना कोई जुमलेबाजी करनी होती है। बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, ख़ानदानी आदमी हैं, और उन्होंने अपने घर की सीट 2 मरतबा शहबाज शरीफ साहब को दी और भारी अक्सरियत से जिताया। और मुश्किल तरीन वक्त में सबसे बड़ा अगर कोई जलसा, कामयाब तरीन और बड़ा जलसा हुआ था मरियम नवाज़ का, तो वो इनके ख़ानदान ने कराया था, इन्होंने कराया था, और बड़ा इनको अप्रिशिएट किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन से भी फ़ोन करके अप्रिशिएट किया था। तो ये मामलात हैं, इनकी सुलह हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। एक दफ़ा बुलाएंगे शहबाज शरीफ साहब और बड़े मियाँ साहब बुलाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से परेशान हो रहे थे। तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। अहमद राज बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, कोई भी पॉलिसी नहीं बनती टाइम से, उसका बोझ भी आवाम पर डाल दिया जाता है। कोई कमेटी नहीं बनाई जाती, फिर कहा जाता है कि भाई कमेटी अभी बन रही है, हालात स्टेबल हो जाएंगे, रिलीफ आवाम तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर उसमें भी कोई डिले आता है तो वो भी सारा बोझ जो है आवाम पे डाल दिया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में नकायस हैं, बिजली सार्फिन 86 अरब 45 करोड़ का इजाफी बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर, और अगर वो ये बोझ नहीं भी लेना चाहेंगे तो उन पर ये बोझ डाल दिया जाएगा। इंतजामी नाअहली है, सीधा सीधा तमाम तर चीजें सर हमारे सामने। हुकूमत ये बोझ खुद क्यों नहीं उठाती, आवाम पे क्यों हमेशा डाल देती है? जी आकाशा, जहाँ तक बिजली के बिलों की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर सायरा बानो साहिबा ने वो एक दफ़ा बात की थी कि मुझे तो यही नहीं पता कि कौन कौन से टैक्स, कितने कितने टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में लगकर आ जाते हैं। उन्होंने नीलम जेलम टैक्स की भी बात की थी। तो ये बात दुरुस्त है। मतलब अब अवाम को देखे ना, तो अवाम ने कहा कि IMF से जाके कर्जा लें, ना ही अवाम ने कहा कि जनाब हमने, अवाम को IMF के कर्जे से क्या मिलता है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आई। ना कर्जा मैंने लिया, ना कर्जा जो है वो आकाशा ने लिया, ना तारिक सुमैर साहब ने लिया, ना अली इमरान साहब ने लिया, ना ही सगीर चौधरी साहब ने लिया तो गवर्नमेंट ने ना। वो क्या वजूहात थी, क्या थी नहीं, वो अब हमारा कंसर्न नहीं। गरीब के जो गले का तोक बन के इस वक्त चीजें हैं, वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं। आप इस बात को मतलब एक गरीब आदमी से जब आप जाके पूछती है ना, हम तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठकर बड़े आराम से ये बातें कर रहे होते हैं। आप एक गरीब आदमी के घर जाके देखे जहाँ पर 2 वक्त की जो रोटी के लाले हैं वो उसे कोई काम नहीं करने देते, वो उसकी सेहत तो। अब आप देखें, मैंने मुतअद्दिद दफा, चूंकि मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि जो स्टूडियोज के अंदर सिचुएशन होती है और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है, वो 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक मुतवसत तबके के पास जाकर उसकी दर्द का एहसास कर खुद को दिलाने के लिए। जो गरीब आदमी है
वो महीने में 1 से 2 बार जो है वो गोश्त खाता, वो भी मुर्गी का, ठीक है, जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है काशा। और फिर उसके जो फल का कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं सिरे से मौजूद। अब उसे मुझे बताएं कि अगर हम पेट्रोल पर एक गरीब आदमी लेवी दे रहा है और वो गरीब आदमी वो है जिसने 400 रुपए का 300 रुपए का पेट्रोल जो है वो रोजाना डलवाना है, और वो उस पर कितनी लेवी दे रहा है, 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 200, 250 रुपए जी। वो किस वजह से दे रहा है? IMF का कर्जा उससे पूछकर नहीं लिया गया था। आज एक पैदा होने वाला बच्चा लाखों रुपए का कर्जई है, क्यों है? ये सब वो सवालात हैं जो इस वक्त मुक्तदरा और जो इस वक्त मतलब अवाम के वोटों के साथ आए हैं उन लोगों से करने की जरूरत है। और जहां तक अब ये मामलात हैं कि क्या ये चीजें सेटल डाउन होंगी कि नहीं होंगी, तो उसका जवाब मेरे पास मेरे जाती नजरिए के मुताबिक जो है वो ये कि जब तक ये सियासतदान आपस में कंसेंसस नहीं करेंगे, और फिर अगर आप मुझे इजाजत दें, मैंने किसी की बात में टोका नहीं, और मुझे प्लीज जो है वो अनइंटरप्टेड टाइम दे दें। अली इमरान साहब ये फरमा रहे थे जनाब के वो ख्वाहिशमंद थे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान CM शिप के, पता नहीं कहाँ से ये मफरूजे लेकर आ जाते हैं, एक इल्जामात जो है वो लगा देते हैं। वो कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं थे और ना ही वो कभी इस चीज के ख्वाहिशमंद होंगे। मुझे पता है, मैं आज पर्सनली ना हो, अभी भी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ पंजाब असेंबली के ऐवान में बैठकर ये बात आपसे हो रही है, तो गुजारिश ये है कि वो कभी भी इस चीज के पीछे नहीं रहे। ही नेवर बीन आफ्टर CM शिप और जो भी ये बात थी। सिर्फ ये मामला होता है कि उन्होंने इस ऐवान को तौकीर देने की बात की है, इस ऐवान को अपोजिशन में चलाने की बात किया, और जो इस वक्त डिस्प्यूट की बातें हो रही हैं वो है, मैं अब ऑन कैमरा तो नहीं कर सकता। चलें सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। इमरान साहब, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि हमने ऑयल कंपनियों की चीखें निकाल दी हैं। सर, आपने ऑयल कंपनियों की चीखें नहीं निकलवाई हैं, आपने उन अवाम की चीखें निकलवाई हैं जो आप ही कहते हैं कि आपको उन्होंने वोट दिया है और उस वोट की ताकत से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो आपने उस अवाम की सख्त चीखें निकाल दी हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आम से पूछ के नहीं की जाती हैं, लेकिन अब आप लोग जब कम कर रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि ऑयल कंपनी से हम लोग पूछ के तो फिर ये तमाम तर फैसले जो हैं वो लेंगे। क्या कहेंगे इमरान साहब इस पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, सबसे पहले मैं बलोच साहब ने एक बात की कि सर आप सबसे पहले मेरी बात का जवाब दे दें। सर, मेरी बात का जवाब दें। अच्छा, आपका अब जब आपकी बात की तरफ आता हूं तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पिछले, मुझे ये बताएं कि जब से ये पेट्रोल की कीमतें राइज हुई हैं तो आज हर टीवी चैनल ये कह रहा है कि जो ऑयल कंपनी है उनको 72 अरब रुपए का जो है वो फायदा दिया गया है। और तमाम चैनल चीख का ये कह रहे हैं कि आखिर किसकी ईमा पर, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है जो अली मलिक साहब हैं, उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो 72 अरब रुपए का स्कैंडल बाहर आ रहा है कि ये पेट्रोल जो ऑयल कंपनीज है इनको फायदा दिया गया है, तो इसका जवाब कौन देगा? लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। अब आ जाते हैं इनके पेट्रोल की। देखिए आकाशा, इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है आज के दिन वो 68 रुपए पर बैरल चल रही है। $68 पर बैरल है। अगर उस हिसाब से आप देखें तो आपको पेट्रोल इस वक्त 160 रुपए से 190 रुपए के दरमियान मिलना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल जो ऑयल की कीमत है ये क्रैश करेगी। क्रैश का मतलब ये होता है कि ये 45 से $50 पर बैरल पर जा सकती है, और जब इस रेट पे चलेगी तो आप सोच लें कि 110, 115, 120 रुपए में आपको पेट्रोल मिलना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? अगर इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में 117 रुपए पर बैरल जो आप $117 पर बैरल लेकर 150 पे दे रहे थे, तो आज 68 पर लेकर 300 रुपए क्यों बेचा जा रहा है? ये सवाल है। देखिए, आपके शो में बार बार ये बात करता हूं, बार बार ये कहता हूं कि इन्होंने जो लेवी टैक्स आप पर लगाए हुए हैं और जो मुख्तलिफ टैक्सेस ये ऑयल के ऊपर लगाए हुए हैं, उसकी वजह से तेल की ये कीमत है। अगर उसकी अब जो मार्केट की कीमत देखी जाए जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है इस रेट के ऊपर, तो वो पाकिस्तानी जो रुपए हैं उनमें 200 से कम की बनती है। अब बलोच साहब का भी एक जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि वो स्पीकर साहब ख्वाहिशमंद थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो ख्वाहिशमंद थे, उनका जो नाम है वो चल रहा था। अगर ये उनका नाम आया था, अब उन्होंने जो है वो उस पे वो पीछे हटे, या बाद में क्योंकि मरियम नवाज साहबा को लाना था तो वो और बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो गए।
अब मैं ये बात जैसे इन्होंने कही कि जी। तारिक सुमैर साहब ने कि कल आला क़यादत उनको बुलाएगी तो वो चले जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी, बात इतनी सिंपल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आकाशा, बताई जा 1 रही है। मिनट के अंदर जी। असल प्रॉब्लम है क्या। जी सर। इस वक्त स्पीकर साहब का ताल्लुक है जिला कसूर से। कसूर में इस वक्त जो डीपीओ साहब लगे हैं उनका नाम है आफ्ताब फलरवान। आफ्ताब फलरवान जो हैं वो मुस्लिम लीग के पेट आदमी हैं। जब मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ था जिसमें तरीके मिनहाजुल कुरान के लोगों की जो शहीद हुए थे, उस वक्त ये डीएसपी थे उस वक्त मॉडल टाउन के अंदर, और इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। और अभी जब इनको कसूर में डीपीओ लगाया गया तो उससे पहले ये लाहौर सीसीडी में थे। अब जो स्पीकर साहब हैं और उनके दरमियान और जो चीफ मिनिस्टर के दरमियान जो रिफ्ट थी वो कहां से सामने आई। कसूर के अंदर 2 ग्रुप है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो कहते हैं ना समझने वाले समझ गए हैं इस वक्त। अली इमरान साहब, इस वक्त सगीर चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक लीगी रहनुमा है सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्ठा साहब, ठीक है, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें हैं आराम आराम से हो जाएंगे और मीडिया का जो किरदार है वो उनको अदा करना चाहिए। एक रिपोर्टर उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने उस रिपोर्टर को ये कहा कि भाई आपको तो अपना मतलब हुकूमत का पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहिए अवाम को, आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस तरह के सवाल जो हैं वो क्यों करते हैं। तो ये चीजें सर क्या समझते हैं कि इस हद तक ये हुकूमत जो है भुखलाहट का शिकार है इस हवाले से भी कि जब पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें कम होनी थी तो आपने बढ़ा दी हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हम अच्छा इमेज ही तो दिखा रहे हैं हुकूमत का, और कैसे अच्छा इमेज दिखाएं और दिखा रहे हैं सर। नहीं, हम तो उनको आईना दिखा रहे हैं। देखिए आईना दिखाएं, उसमें जब आपके वो सारी चीजें आपके सामने नजर आती हैं तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा काम तो कोई नहीं है कि अब किसी को आईना दिखाते हैं तो उसको सारी चीजें नजर आ जाती हैं कि यार मेरे अंदर क्या खराबी है, क्या खूबी है, चेहरा मेरा किस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह का नजर आना चाहिए, रिफ्लेक्शन किस तरह के हैं। तो आईना दिखाना तो उन्होंने आईना नहीं देखना सर, वो आईना नहीं देखना, बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा वो चलें, अगर आईना नहीं देखना चाहते तो फिर आप देखें ये उनका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना आपका है, ना किसी और जर्नलिस्ट का है। देखिए हम तो वही बात करते हैं जो आवाम की है, और जो आवाम के मसाइल हैं हम उस पर बात करते हैं और करते रहेंगे। अब ये कदगन लगाने के चक्कर में है तो इन्होंने पीका एक्ट के तहत भी है, हमें रोका, हम सब की जुबानबंदी करने की कोशिश की, डराया धमकाया। अब दूसरा जो है वो पंजाब वाला बिल जो आ रहा है उसी में भी वो फिट कर सकते हैं किसी भी मामले में, जैसे पहले भी पैनलिस्ट जो है वो सारे अपने अपने तजावीज दे रहे थे इसमें। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है और ये जो कंपनियां हैं ये इतनी ताकतवर हैं हुकूमत से कि अब हुकूमत को उनसे पूछ के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम या ज्यादा सर हमें आज तक ये लगता था कि ये कंपनी जो है इतनी ताकतवर नहीं है, हुकूमत ही ज्यादा ताकतवर है, तो इस तरह के फैसले करती है। लेकिन नहीं चले सर आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, मैं आपसे इस पर सवाल नहीं करना चाहती लेकिन आपने कहा कि भाई मुझसे सवाल किया जाए। सर आपने कहा था कीमतें इसी हफ्ते कम हो जाएंगी, कीमतें कम नहीं हुई हैं। सर एक शॉर्ट सा आंसर चाहूंगी, किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? जी बिल्कुल जी, मैंने कहा था और मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और क्योंकि मैंने जिनसे पूछा था उन्होंने प्रपोजल बना दी थी, फिर बीच में पड़ गए ये रोना, इन्होंने हाथ बांधे ऑयल कंपनी ने नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने। और मैंने तो अपने ट्वीट में कहा प्राइम मिनिस्टर से कि आप इनके हाथों में बस ना हो, आप अपना इमेज क्यों ख़राब कर रहे हैं, आपका एक इमेज बना है इंटरनेशनली, आपने मसला हल किया और आप इनके दबाव में आके एक कंपनी के CEO हैं आदिल खटक साहब जी सर, वो कह रहे हैं जी हमें 55 रुपये फी लीटर का फ़ायदा पहुंचा था जब जंग के स्टार्ट में कीमत बढ़ी थी। 72 अरब रुपए की जो गड़बड़ हुई है, जो इन्होंने मुनाफा कमाया है, इसकी इंक्वायरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटेलिजेंस इदारे से करवाई है, सिविल इंटेलिजेंस इदारे से कराई है, और प्राइम मिनिस्टर के पास वो रिपोर्ट पड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए ना, बजाय कि इन वजीरों की बातों में आए और आवाम को रिलीफ ना दें। अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद वादा किया और मैं उन्हें बार बार याद दिलाऊंगा ये वादा, इन वज़ीरों को दो जोड़ी है जो बड़े खूबसूरत वज़ीर हैं, एक अपना बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने नेशनलिटी छोड़ी, उनके वालिद साहब चौधरी फारूक साहब मेरे बड़े बहुत तलक वाले थे, 12 अक्टूबर की रात वो गिरफ्तार होने से बचे, उसमें भी मैं बताऊंगा किसी वक्त वाकया। लेकिन ये कि ये ज्यादती ना करें आवाम के साथ और आवाम की दुआएं लें, और ये प्रॉफिट इन्होंने कमाया तो राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है कि नुकसान भी बर्दाश्त कर लें तो क्या रजा, राना सनाउल्लाह की बात नहीं सुनी जाती यहाँ पे। अगर सेनेटर औरंगजेब की बात सुननी है और अली परवेज की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुननी है तो फिर सुनते रहें
फिर आपका आवाम में जो इमेज जो बनना था, जो ख़राब किया है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं और ये दो वज़रा हैं। चलें चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। 76 अरब से 113 अरब मुनाफा जो है इन कंपनी आया है, सो आवाम का सोचा नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक सुमैर साहब, अहमद रियाज बलोच साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब और सगीर चौधरी साहब। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।